सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। राजुल जी, आपको भी हमारा नमस्कार। नमस्कार ममता जी। और देखिए ना, इस खूबसूरत से मौसम में आप कितनी खिली खिली सी नजर आ रही हैं। मौसम का रंग बदल रहा है और बहुत सारे जगहों पर मौसम ने दस्तक दी है। गर्म हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। तो अब बड़ी हिफाजत की जरूरत है। हिफाजत की तो जरूरत है और हिफाजत की ये जरूरत हमें हमेशा रहती है। इसीलिए आज हम सुरक्षा के उस पहलू की बात करेंगे जो सिर्फ हमें ही नहीं, बहुत सारे लोगों को बचाती है और जिसके बारे में हम सबको जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि आज ये राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है। तो इस बारे में हम कुछ जानकारी साझा करेंगे अपने श्रोताओं के साथ। बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं, लेकिन कई बार जब इंसान कहता है और कहने वाला कहता रहता है, सुनने वाला सुनता ही नहीं, तो उसके कहे का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। तो इसलिए भाई आज जो हम बातें कर रहे हैं उसे ध्यान से श्रोता सुने, क्योंकि कई बार जब हम नहीं सुनते हैं तो चूक जाते हैं। और सुनने से कई बार हमारे ज्ञान में इजाफा तो होता ही है, साथ साथ ये लगता है कि कहने वाला भी संतुष्ट हो जाता है। लेकिन जो भागम भाग की जिंदगी है ना, इसमें लोग सुनना नहीं चाह रहे हैं। सुनना चाहते भी हैं तो फिर सुनते हैं और एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं। ये भी तो एक पहलू है ना। तो एक खूबी भी तो है कि लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, और हमारे श्रोताओं की बड़ी बेहिसाब खूबी है कि वो हम सब की बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं। कुछ लोग इसलिए भी नहीं सुनते ना ममता जी, कि कहते हैं कि कान में शीशा घोल दिया इनकी बातों ने। तो भाई, तो ये भी बात है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। और हम आज बात करेंगे अनसुना करने का हुनर। ये और आज कुछ हल्की फुल्की बचपन की बातें कर ली जाए। हाँ बिल्कुल, बचपन के गलियारों में चलना भला किसे नहीं अच्छा लगता है, सबको बहुत सुहाता है। और जब बचपन के गलियारों में जाते हैं तो कहीं आइसक्रीम खाते हैं, तो कहीं बर्फ का गोला खाते हैं, कहीं इक्कड़ दुक्कड़ खेलते हैं। तो हम श्रोताओं पे छोड़ देते हैं, श्रोताओं ने क्या किया है जब बर्फ का गोला खाया बचपन में, वो अनुभव साझा करें। और किस किस स्वाद का खाया, क्योंकि अलग अलग स्वाद होते थे ना। वो याद है ना ममता जी, अभी भी वो जो रंगीन बोतलें सजी रहती थी ठेलों पर, उनको देख ऐसे जी ललचाता था। काला खट्टा वाला बर्फ का गोला तो बहुत अच्छे से याद है। और जैसे ही गला खराब होता था कि तुरंत घर में सब समझ जाते थे कि अच्छा, बर्फ का गोला खाया गया है। तो अच्छा, आपने भी तो बर्फ का गोला नहीं खाया आज नहीं खाया क्योंकि माइक पर बोलना है ना। और वैसे भी जो लोग बोलने का काम करते हैं तो उनके लिए थोड़ी तो हिफाजत करनी पड़ती है, अपने गले की एहतियात बरतना पड़ता है। बहरहाल हमारे श्रोता बताएंगे कि बचपन वाला बर्फ का गोला का अनुभव क्या था। और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है आज, तो इसकी बात आपने बताई दी कि श्रोता इस पर टिप्पणी करेंगे। इसके अलावा आप हमें कहाँ ले चल रही हैं, बताइए। भारतीय विरासत स्थलों की बात करते हैं हम आज के दिन। तो आज हम नंदा देवी राष्ट्रीय अभयारण्य और फूलों की घाटी में चलते हैं। तो ठीक है, फिलहाल हम गीतों के संसार में चलते हैं। ये रहा प्रोग्राम का पहला गाना। सुभान अल्लाह है, हंसी चेहरा है, सुभान अल्लाह हंसी चेहरा, ये मस्ताना अदाएं, खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। तुम्हें देखा है तो दिल बोला है, तुम्हें देखा तो दिल बोला कि तुमको दूं दुआएं, खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। तस्वीर हो तुम, मिला करती है जन्नत जिससे वो तकदीर हो तुम, मिला करती है जन्नत जिससे वो तकदीर हो तुम। कमर पतली है, नजर बिजली है, कमर पतली नजर बिजली है, जुल्फें या घटाएं, खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। सुभान अल्लाह हंसी चेहरा, ये मस्ताना अदाएं,
खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। किस्मत में है मुखड़ा चांद सा ये, न जाने किसके घर चमकेगा टुकड़ा चांद का ये, न जाने किसके घर चमकेगा टुकड़ा चांद का ये। इजाजत हो है तो फिर हम भी है, इजाजत हो तो फिर हम भी मुकद्दर आजमाएं। खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। सुभान अल्लाह हसी चेहरा ये मस्ताना अदाएं। खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। तो राजुल जी, कहाँ हमें लगता है श्रोताओं की टिप्पणियों में आप खो गई हैं और श्रोता लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं। देखिए ना, आज राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है, तो हमें आज के दिन कम से कम अपनी हिफाजत के साथ साथ घर वालों की हिफाजत करनी चाहिए, सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए, समाज की सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए, सड़क सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ अपने बारे में सोचे। तो देश भर में इस बात की चर्चा होती है, कुछ गोष्ठियां की जाती हैं ताकि लोगों का ध्यान आकृष्ट हो इस ओर। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संस्था से जुड़े हुए पहलुओं पर सकारात्मक प्रभाव लाते रहना ही राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का उद्देश्य होता है। और सुरक्षा न सिर्फ नागरिकों की अपितु देश के थल, समुद्र और नभ सीमाओं की भी अपेक्षित है। इस दृष्टिकोण से जब हमारे नभ, स्थल और नौसेना में समन्वय स्थापित होकर कार्य करने में सफलता कदम चूमती है, ऐसे उपाय करने हेतु भी आज का यह दिवस राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ऐसा हमारे श्रोता कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये दिन सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को सचेत और जागृत करने का प्रयास करता है, याद दिलाता है, ताकि दुर्घटनाओं के कारण जीवन की जो हानि होती है, मानवीय तकलीफें होती हैं, आर्थिक रूप से जो नुकसान होता है, इस ओर ध्यान जाए और इससे निपटने के लिए जो आयोजन किए जाते हैं वो भी लाभ मिलता है। मतलब जो आयोजन किए जाते हैं उससे लोग लाभान्वित होते हैं। तरह तरह के ड्रिल्स होते हैं, तरह तरह की वर्कशॉप्स होती हैं और ऐसी सामग्रियां भी बांटी जाती हैं जो कि आपातकाल में जब इस तरह की मुश्किलें आए तब आप उनका इस्तेमाल कर सके। इस दौरान हर क्षेत्र में लोगों को सेफ्टी से जुड़ी बातें बताई जाती हैं और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट से बचने के तरीके और इससे होने वाले नुकसान के बारे में भी उनको जानकारी दी जाती है। बिल्कुल। और देश भर में हर बरस 4 मार्च को ही राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा ये पहल है। पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया था 1972 में। और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देता है जो हजारों लोगों की जान बचाने में मदद भी करता है। इस दिन का उद्देश्य ही लोगों को जागरूक करना है। और इन जो जागरूक करने के जो उपाय बताते हैं उसमें सड़क सुरक्षा उपाय, मानव स्वास्थ्य सुरक्षा और कार्यस्थल पर भी सुरक्षा की, आपके ऑफिस में भी आप किस तरह से सुरक्षा के साधनों को आपको अपनाना चाहिए। जैसे अक्सर देखा गया है ना कि आग लगने वाला जो अग्निशमन यंत्र होता है वो कई जगह खराब होता है। तो ये खास बात है कि ऐसे अग्निशमन यंत्रों को ठीक करके रखा जाए या जैसे और भी कुछ भी सुरक्षा संबंधी जो भी उपकरण लगे हों उनकी बीच बीच में देखभाल करते रहना चाहिए। इस बारे में जागरूक रहना चाहिए। सड़क सुरक्षा भी इसके अंतर्गत आ जाता है। महिलाओं के लिए जो सुरक्षा व्यवस्था की गई वो भी आ जाता है। तो सुरक्षा एक ऐसा शब्द है जो हर किसी के लिए लागू है, हर किसी के लिए प्रयोग में आता है और हर किसी को अपनी सुरक्षा के साथ साथ जहां आप हैं वहां की सुरक्षा का भी ख्याल रखना चाहिए। और ममता जी, गाना एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही बिल्कुल सखी सहेली में ममता जी बोलती हुई नजर आ जाती है और एक सुंदर सा गाना याद आ जाता है। तो ये गाना चलिए सुनते हैं।
और अब हम इस समय चल रहे हैं इस ब्रेक की ओर। विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। हाय हाय। विविध भारती से यह कार्यक्रम सखी सहेली। और राजुल जी जरा सुनिए सुनिए। सुन रही है मेरी बात? बिल्कुल, आपकी बात ही सुन रहे हैं। हमें लगा कि आप श्रोताओं की टिप्पणियों में बिल्कुल गुम हो गई हैं और सुन नहीं रही हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी काम में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि कोई बुला रहा होता है, आवाज दे रहा होता है और हम नहीं सुन पाते हैं। पता चलता है कि अरे ये तो बहुत देर से आवाज दे रहा था। या कई बार ऐसा भी होता है ना ममता जी कि हम सुन तो लेते हैं लेकिन हम एक्टिंग करते हैं, हमने सुना ही नहीं। तो आप एक्टिंग कर रही थी। वैसे आप एक्टिंग करें या सुन रही हैं, जो भी किया आपने, हमें पता है कि आप बाकायदा सब कुछ सुन रही हैं। जब हम ब्रेक पर गए वो भी सुन रही हैं और गाना भी सुन रही हैं, क्योंकि हम माइक्रोफोन के सामने बैठे हैं तो हमें तो सुनना ही है। और हमें तो श्रोताओं की बातें भी अप्रत्यक्ष रूप से सुनाई पड़ती रहती हैं, क्योंकि वो क्या कह रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे। क्योंकि जब एक कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा होता है तो ये अंदाजा लग जाता है कि श्रोता इस पर क्या श्रोताओं की प्रतिक्रिया होगी। जैसे हमने देखा कि बचपन के बारे में हमारे श्रोता खूब डूब उतरा रहे हैं बचपन की गलियों में, और अब सुनने न सुनने की बातें भी बहुत सारी कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, अगर हम अनसुना करते हैं तो कोई जरूरी बात रह जाती है और हम चूक जाते हैं कि सुना नहीं। तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। हमारे एक श्रोता ने लिखा भी तो है कि हर कहीं अनकही बातें सुनी जाती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि भाई हम तो अपने गांव के प्राइमरी स्कूल में कक्षा 3 तक टाट पर बैठकर पट्टी पर कालिख पोत के शीशी से, ऐसे कुछ तो आगे इन्होंने लिखा है। इनका मुद्दा क्या है वो स्पष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन हम जब सुनने की बात करते हैं कि जब हम कोई बात ध्यान से सुन रहे होते हैं तो समझ में आता है कि सामने वाला सुन रहा है। अगर हम ध्यान नहीं देते तो सामने वाले को बाकायदा समझ में आ जाता है। तो इसलिए जब सुनिए तो जरा प्रतिक्रिया भी दीजिए कि सुन रहे हैं। प्रतिक्रिया भी दीजिए। और ममता जी, एक बात ये भी है कि कई बार हम सुन भी रहे होते हैं, प्रतिक्रिया भी देते हैं, और उसके बावजूद भी हम नहीं सुन रहे होते हैं, जिसको कहते हैं सेलेक्टिव हियरिंग। अपनी दुनिया में मगन हम तो वही सुनेंगे जो हमें सुनना है और कोई कुछ भी कहे। और ये देखा गया है कि अभी हम ये बात कर रहे थे ना, तो कुछ देर पहले कुछ हमारी विविध भारती की जो सखियां हैं, उन्होंने जैसे ही ये टॉपिक देखे फेसबुक पर, वैसे ही कहा, अरे ये तो मेरे पति का गुण है। और मेरे ख्याल से पति लोग ये कहते होंगे, अरे ये तो मेरी पत्नी का गुण है, सुनकर अनसुना कर देने का हुनर। तो भाई ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में तरह तरह की बातें, जैसे हमारी एक श्रोता ने कहा है कि किसी किसी की आदत होती है अपनी तेज बातों से आपका हृदय छलनी करने की। ऐसे लोगों से टकराने से बेहतर है कि आप बात को सुनकर भी अनसुना कर दें। किसी भी हालत में अपने मन की शांति से बढ़कर दूसरा कुछ नहीं। दूसरे हालात तब कठिन होते हैं जब हम सामने वाले को कुछ काम करने को कहते हैं और वो सुनी अनसुनी कर देता है। बच्चों में अक्सर ये आदत देखी जाती है कि वो बात को अनसुना कर देते हैं। ऐसी सूरत में सिवाय खींचने के अतिरिक्त हम कुछ नहीं कर पाते। आपकी कोई बात अनसुनी कोई ना कर सके, इसके लिए अपने शब्दों पर ताकत डालिए।
आवाज में नहीं। देखिए राजुल जी, ये तो सुनने की एक नॉर्मल सी बात हो गई, लेकिन सुनना आजकल बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर हम सुनते नहीं तो सीख नहीं पाते हैं। सुनने से बहुत कुछ सीख भी लेते हैं, और अब तो बाकायदा कक्षा में, क्लास में हियरिंग स्किल होता है, जिसमें आपको सुनने के लिए कुछ पोर्शन दिया जाता है और सवाल पूछे जाते हैं, वो आपको सुनकर उसका आंसर करना पड़ता है। तो कई बच्चे जिनका कंसंट्रेशन कम होता है, निश्चित रूप से वो उसमें उनको मार्क्स कम मिलते हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये जांचा जाता है, परखा जाता है कि आपकी सुनने की क्षमता कितनी ज्यादा है। तो और बहुत सारी क्लासेस, कक्षाएं चलाई जाती हैं जहां पर आपको सुनकर जवाब देना होता है, और आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, ऑनलाइन परिचर्चाएं होती हैं, तो वहां पर तो आपको सुनना बहुत जरूरी है। तो इसलिए ध्यान से सुनना भी आवश्यक हो जाता है। मतलब सुनने की प्रक्रिया ना होती तो कितनी मुश्किल होती, बताओ। बातों के चटकारे तो दूर की बातें, कोई बोलने वाला ही नहीं रहता। आपसी रिश्तों में संवाद की मिठास नहीं होती, और तमाम अच्छी बातें ना होती जो सुनकर या सुनाकर होती है। इसीलिए ध्यान देकर गौर से सुनना अच्छी बात है, लेकिन कई बार सुना अनसुना करना भी जरूरी हो जाता है। जब कोई तल्ख बात करे, जब कोई आपकी आलोचना करे, और ऐसी आलोचना करे जो आप जिसके लायक ना हो, जिसके बारे में भी हमारे एक सखी ने बोला था। और कई बार जब आपके ऊपर आक्षेप लगाया जाए, गलत आक्षेप, तब या तो आप अनसुना कर दें या तो आप प्रतिक्रिया दें। तो उसका एक तरीका होता है कि अनसुना करके आगे निकल जाए। सही बात। तो जाहिर है कि आपका सुकून बना रहता है। नहीं तो तल्ख बातें अगर आप सुनते रहे तो निश्चित रूप से आपके भीतर नकारात्मक सोच पैदा होता है, और आप सोचते हैं कि अरे इसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, तो ठीक है, उसको अनसुना कर देना ही बेहतर होता है। अच्छा, हमारे एक साथी कह रही हैं कि हर कही सुनी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, पर कभी कभी कुछ अनकही सुनी बातों पर ध्यान देना चाहिए। लोग बिना मतलब की बात भी फैलाते हैं, तो उन्हें उनका पलटकर जवाब भी देना चाहिए। चुप्पी स्वीकारोक्ति समझ ली जाती है। बिल्कुल सही कहा। और कुछ लोगों की कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं होती है। एक कान से सुना, वहीं दूसरे कान से निकाल देने में ही भलाई होती है। इशारों इशारों में कुछ न कहने वाला ये हुनर सीख लेता है। तो अब गाना सुन ले हम, या फिर और कुछ बतियाएं? पहले गाना सुन लेते हैं। एक गाना सुन लेते हैं। अगर हो सके मेरी आंखों में रहिए, हमें हाल
हमें हाल दिल तुमसे कहना है, कहिए। अगर हो सके तो ममता जी, अगर हो सके तो बात सुनिए और सुनकर सिर्फ सर ना हिलाइए। देखिए, जैसे कि हमारे एक साथी कह रहे हैं ना कि मैच देखते समय अगर हम कुछ कहते हैं तो सिर भी हिला देते हैं और बाद में पूछो तो कहते हैं मैंने सुनना नहीं था। मैच देखते समय ही नहीं, हाँ। जब कोई कंप्यूटर पर बैठा हो, कोई लैपटॉप के सामने बैठा हो, मोबाइल में हो, तो भी हाँ हाँ ऐसे कह दिया जाता है और बाद में ये कहा जाता है कि हमने तो सुना ही नहीं। और ये हम सब की आदत है। ऐसा नहीं कि घर में कोई एक व्यक्ति ऐसा करता है, घर के सभी सदस्यों की ये आदत बनती जा रही। दरअसल स्क्रीन के सामने जब होते हैं तो आपका ध्यान कहीं और होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि सुना अनसुना उन बातों को करना चाहिए जिन बातों में किसी की कमी या किसी की बुराई ढूंढना या अपने आप को सही साबित करना गलत होते हुए भी, इन सभी बातों को अनसुना करना चाहिए। जब कोई हमसे इस तरह की बातें करे तो अनसुना कर दें। हाँ। और तो अनसुना करने के लिए ये बात जरूरी है कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने वाला जो मुहावरा है ना, उसको जीवन में उतारिए, लेकिन किस हद तक उतारें और कहाँ तक उतारें ये भी देखना होगा। जैसे कि दूसरों की चुगली या कमियां अनसुना करना अच्छा है। मतलब आप कुछ बोलिए नहीं और उस पर ध्यान भी मत दीजिए, ताकि जब आप उस व्यक्ति से मिले तो आपके मन में वो जो चुगली वाली बातें हैं उनसे पूर्वाग्रह ना बन चुका हो, आप उसकी छवि उसी रूप में ना देख रहे हो। तो इस तरह की बातों को अनसुना कर दें या उन बातों को अनसुना करें जो आपके ऊपर बुरा प्रभाव डाल सकती हैं। जैसे कोई अगर आपकी बहुत सुनी सुनाई बातें आपको बता रहा है कि फलां आपके बारे में ये कह रहा है, फलां ने आपको इतना बुरा बोला है, तो उन बातों पर भी अनसुना कर देना चाहिए, सुनकर भी अनसुना कर देना चाहिए। जिस बात से झगड़ा होने की नौबत हो, हाँ। तो ऐसी बातों को इग्नोर कर देना चाहिए। और अनसुना करने से मन की सेहत भी अच्छी रहती है। कई बार अवसाद, निराशा जैसी भावनाएं दूर होती हैं। जिन्हें बात लग जाती है उन्हें समझाते हुए यही कहते हैं कि दिल पर मत लो, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो। हालांकि कई बार मुश्किल लगता है, लेकिन अगर उस पर सोचने की बजाय अपने पसंद का कोई काम शुरू कर दिया जाए तो दिमाग उसी पर काम करने लगता है और मन की चोट का असर कम होने लगता है। मतलब तो बैठ के कोने में रोने के बजाय आप अपने मन का कोई काम शुरू कर दीजिए जिससे आपके ऊपर बुरा असर भी ना पड़े। बिल्कुल। और जब कोई नया काम शुरू कर रहे हो तो जो आलोचकों की बात है, ये सुनना अच्छी बात है कि आप राय लें लोगों से, लेकिन अगर आपको वो पीछे खींचने वाली हो तो आप उन बातों पर, जब आपने सब तरह से ठोक बजा कर देख लिया है कि आपकी योजना बिल्कुल सही है, आप जो करने वाले हैं वो भी बिल्कुल ठीक है, तो फिर आप मजबूत कदम बढ़ाएं और बिल्कुल दृढ़ होकर अपने रास्ते पर आगे बढ़ें। उन बातों पर ध्यान ना दें जो आपको पीछे खींचती हैं। बिल्कुल इसी तरह की बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी है, कई श्रोताओं ने लिखी है। एक श्रोता ने लिखा भी है कि अनावश्यक बातों को नजरअंदाज कर दें, और एक श्रोता ने लिखा है कि क्या कहा, सुना अनसुना करने का हुनर, ये सच में हुनर होता है या कोई खामी? भाई ताज्जुब होता है, कभी कभी कई बार सुना अनसुना करने का खामियाजा भुगतना पड़ जाता है और कई बार सुना अनसुना करने पर बेवजह के निरर्थक विवाद और झगड़े से भी बचा जा सकता है। और इस समय लिया जा सकता है एक ब्रेक छोटा सा।
विविध भारती से यह कार्यक्रम सखी सहेली, और राजुल जी हम सुनने न सुनने की बातें कर रहे थे, सुना अनसुना, लेकिन कई बार हम कुछ बातों को तो नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जैसे बीच बीच में हम गाना सुनवाते हैं तो ये नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। फिलहाल गाना सुनवा दे। हाँ बिल्कुल, और बोल सुनते हैं। और ये कहा जीवन है
फूलों की घाटियों में विचरण करना भला किसे नहीं अच्छा लगता। फूलों की वादियों में घूमना बड़ा ही मोहक लगता है। और आज विरासत स्थल नंदा देवी और फूलों की घाटी अभयारण्य की ओर हम ले चल रहे हैं अपने श्रोताओं को। राजुल जी चलिए। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि भाई अपने उत्तराखंड के चमोली जिले में फूलों की घाटी है। पर्वतीय क्षेत्र में रहने से मौसम खराब होने के कारण बद्रीनाथ से ही वापस लौटना पड़ा था। आज भली भांति परिचित होंगे, नर नारायण पर्वतों के बीच बद्रीनाथ की शोभा दर्शनीय थी। वहीं ब्रह्म कपाली पर पिंडदान भी किया गया था। गर्म पानी के कुंड में वहीं लोग चावल भी पका रहे थे। ये उस वानस्पतिक टूर की यादें हैं। क्या बात है, यादें साझा की हैं। तो भाई विश्व धरोहर स्थल है जहाँ की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर खूबसूरती भी है और खतरा भी है, दोनों का मिला जुला रूप है। उत्तरी भाग में, देश के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वतमाला में ये दोनों कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं और इनके साथ एक संयुक्त बफर जोन भी है। दरअसल अपने देश में यूनेस्को द्वारा घोषित जिस विश्व धरोहर स्थल की बात हम आज कर रहे हैं, वहाँ की खूबसूरती और खतरा दोनों है ही, आपने बताया। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1922 में हुई थी। 1988 में इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा हासिल हुआ और 2005 में इस विरासत में फूलों की घाटी को भी शामिल कर लिया गया। नंदा देवी और फूलों की घाटी अभयारण्य प्रकृति की चित्रकारी की सुंदर मिसाल है। जहां हिमालय के शानदार निर्जन क्षेत्रों में शुमार नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का निर्जन पहाड़ी सौंदर्य अभिभूत करता है, तो साथ में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की खूबसूरती देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। 7,817 मीटर की ऊंचाई पर है भारत के दूसरी सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी नंदा देवी, और यहीं पर स्थित है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का रास्ता। दुनिया की सबसे गहरी घाटियों में से एक ऋषि गंगा की तंग घाटी से होकर जाता है। आप यहाँ पे पहुंचने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। देखो हमारी एक साथी लिख रहे हैं, ये हिमनद बेसिन है, ये ऋषि गंगा गॉर्ज से होकर सूखा जाता है। ये घेरे में बने पहाड़ों की अंगूठी से घिरा है। इस अभयारण्य में जाने के लिए दशकों के प्रयासों के बावजूद कोई भी प्रवेश नहीं कर पाया था और 1934 में एरिक शिप्टन, बिल टिलमैन और उनके 3 शेरपा ऋषि गंगा घाटी के रास्ते से अभयारण्य जाने में सफल रहे थे। और 1936 में टिलमैन और नोएल ओडेल ने ऊंचाई पर चढ़ाई भी की थी। तो भाई ऐसी है ये जगह। यहाँ पर दूर से ही देखिए तो पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे हुए नंदा देवी अभयारण्य में ग्लेशियर आपको नजर आएंगे तमाम से, और हिमोड़ नजर आएंगे, मतलब जो ग्लेशियर बह के निकल जाते हैं झरने, और वो पीछे जो छोड़ जाते हैं ना पत्थर और रेत, उन सब का जो ढेर बन जाता है वो आपको नजर आएगा। और अल्पाइन घास के हरे भरे मैदान देखकर इतना खूबसूरत लगता है कि जिन्होंने देखा है वो कहते हैं बस मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सचमुच ऐसी जगह जब हम जाते हैं तो वो सारी खूबसूरती, वो सारी सुंदरता हम आंखों में सहेज कर सजा कर ले आते हैं, और जब उन चित्रों को देखते हैं, वो फोटोग्राफ्स देखते हैं, तो वो सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और गानों के माध्यम से भी हम अपनी यादें ताज़ा कर लेते हैं। तो एक गाना सुनते हैं और इस गाने के माध्यम से देखते हैं फूलों की खूबसूरती को, घाटियों की। फूलों से दोस्ती है, कांटों से यारी है, ऐसे मजे की हो, ऐसे मजे की प्यारे जिंदगी हमारी है। फूलों से दोस्ती है, कांटों से यारी है, ऐसे मजे की प्यारे जिंदगी हमारी है। समझा खुशी को खुशी, गम को न गम, मौत के भी नाम से न घबराए हम। समझा खुशी को खुशी, गम को न गम, मौत के भी नाम से न घबराए हम। कश्ती सदा ही मंझधार में उतारी है, ऐसे मजे की हो, ऐसे मजे की प्यारे जिंदगी हमारी है।
फूलों से दोस्ती है, कांटों से यारी है, ऐसे मजे की प्यारी जिंदगी हमारी है। चाहे जमीन हो या हो आसमान, ठोकर में अपनी है दोनों जहान, जितनी गुजारी इसी शान से गुजारी है, ऐसे मजे की हो, ऐसे मजे की प्यारी जिंदगी हमारी है। फूलों से दोस्ती है, कांटों से यारी है, ऐसे मजे की प्यारी जिंदगी हमारी है। अपनी खताओं पे भी नाज है, जुदा सारी दुनिया से अंदाज है। ममता जी, फूलों की घाटी की तरफ अगर चले हम, अभी हम नंदा देवी अभयारण्य की बात कर रहे थे, तो ये ऊंचे हिमालय की बहुत ही सुंदर घाटी है जो इस शानदार विरासत स्थल की सुंदरता में 4 चांद लगा देती है और पास ही है नंदा देवी अभयारण्य के। और यहाँ पहुंचने के रास्ते में कठिनाइयां तो हैं पर उतनी ज्यादा नहीं है। पहाड़ी फूलों का सौम्य सौंदर्य दिखता है, घास के मैदानों की खूबसूरती दिखती है और दिखती है खूब सारी अलग अलग रंगों की वनस्पतियां। इस घाटी को औषधि पौधों और तितलियों की विविधता के लिए जाना जाता है और नवंबर से मई माह के बीच बर्फ से ढकी रहती है और फिर बर्फ पिघलती है तो तरह तरह के फूलों से ढक जाती है। क्या बात है। और इसके अलावा नंदा देवी और फूलों की घाटी अभयारण्य दुर्लभ और लुप्त प्राय पशुओं का निवास स्थान भी है। वहाँ तरह तरह के वन्य प्राणी भी हैं जिनमें एशियाई काला भालू, हिम तेंदुआ, भूरा भालू और नीली भेड़ भी शामिल है। 1930 के दशक तक ये दोनों के बारे में जानकारी नहीं थी और 1983 से ये ऐसे हिस्से में जुड़ गया जहां पर लोग ज्यादा मात्रा में जाने लगे। पर्यटक वहां पर नियमित रूप से आवाजाही करने लगे। इसलिए जो पारिस्थितिक पर्यटन होने के अतिरिक्त यहाँ मानवीय गतिविधियों के कारण प्रकृति से छेड़छाड़ न के बराबर है। इसलिए वहां पर कस्तूरी मृग भी देखने को मिल जाते हैं, सीरो जैसे पशु भी यहाँ रहते हैं। फूलों की घाटी की यात्रा जून से सितंबर के महीनों के दौरान सबसे अच्छी होती है जब घाटी पूरी तरह खिली होती है। सितंबर में ब्रह्म कमल भी खिलते हैं। और राजुल जी, हमने देखा है कि ऐसे पर्यटन स्थल जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती है, लोगों की आवाजाही नहीं होती है या दुर्गम घाटियां हैं, वहां की खूबसूरती जस की तस बनी अछूती रहती है। वो सौंदर्य बिल्कुल अछूता रहता है। क्योंकि वहां पर जो और छेड़छाड़ हम कर देते हैं कई बार घूमने के चक्कर में, वो नहीं होती। फूलों की घाटी की यात्रा गोविंद घाट से शुरू होती है। सड़क मार्ग से गोविंद घाट तक आप पहुंच सकते हैं। इसके लिए ऋषिकेश, हरिद्वार या देहरादून जैसे शहर हैं, वहां से बस या टैक्सी ले सकते हैं या देहरादून से हवाई मार्ग से पहुंच सकते हैं। तो आप जैसे भी आप बनाएं, ये जो दोनों अभयारण्य हमने बताए हैं ये कुछ समय के लिए ही खुलते हैं, हमेशा नहीं खुले रहते। देखिए, हमारे श्रोता ने एक बात लिखी है कि आज तो बहुत ही सुंदर वन्य जीव अभयारण्य की चर्चा हो रही है। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में कुछ अंतर है। राष्ट्रीय उद्यान से मानव गतिविधियों, मानव आबादी प्रतिबंध है और वहीं अभयारण्य बहुत बड़े क्षेत्र को ले लिया जाता है जहां कुछ इंसानी बसाहत भी होते हैं और वहां के लघु वनोपज भी संग्रहण उनके द्वारा किया जाता है। इस तरह की बात भी लिखी है, मतलब कि आप उसका अंतर समझें। कुल मिलाकर ये कहना है कि अगर आप जाना चाहते हैं तो बहुत पहले से उसकी योजना बनाएं, तभी जाएं और उसकी जानकारी लेकर ही जाएं। अच्छी तरह से जून से लेकर अक्टूबर तक ही ये खुलती है जगह, तो इसके बारे में अच्छी तरह समझ कर ही जाएं और जब जाएं तो फिर वहां के अनुभव हमें जरूर सुनाएं। बिल्कुल, विविध भारती के फेसबुक पेज पर साझा कर सकते हैं। जो लोग जा चुके हैं वो अपने अनुभव बता सकते हैं। जैसे बर्फ पर आपने क्या क्या किया है या कौन कौन से खेल खेले हैं या फूलों के साथ आपने कौन कौन सी फोटो खिंचवाई है, वो भी बताएं। फिलहाल गाना सुने।
ममता जी, भाई सुना अनसुना करने की आदत में तो हमारे साथी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि हम नकारात्मक पहलुओं से बच सकते हैं, किंतु वहीं सुनने योग्य सकारात्मक पहलुओं से अनजान भी रह सकते हैं। इसलिए नीर क्षीर विवेक युक्त हंस के समान सुनिए सबकी, और नकारात्मक पहलुओं को चावल पछोरने की तरह पछोर दीजिए अपने विवेक रूपी सूप से, और सकारात्मक पहलुओं को पछोरे हुए चावल की भांति ग्रहण कर लीजिए। फिर देखिए जीवन का आनंद वो आपको अवश्य अपने परमानंद तक ले जाएगा। क्या बात है, सब मन का खेल है। सार सार गई रहे और धोता दे उड़ाए। सब मतलब मन का खेल है। अगर मन आपका ठीक है, मन स्वस्थ है, तो ये सब कुछ खेल आप कर सकते हैं, अपने आप मन पे नियंत्रण कर सकते हैं। अब जब कहीं घूमने जाते हैं तो फिर मन तो आपका स्वस्थ रहता है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि नंदा देवी अभ्यारण्य, हम अभी बात कर रहे थे गाने से पहले, नंदा देवी अभ्यारण्य और फूलों की घाटी, भाई अपने ही उत्तराखंड के चमोली जिले में फूलों की घाटी है। पर्वतीय क्षेत्र में रहने से मौसम खराब होने के कारण बद्रीनाथ से ही वापस लौटना पड़ा था। आज भली भांति परिचित होंगे, नर नारायण पर्वतों के बीच बद्रीनाथ की शोभा दर्शनीय था, और वहीं ब्रह्म कपाली पर पिंड दान भी किया गया था। गर्म पानी के कुंड में वहीं लोग चावल भी पका रहे थे। ये वानस्पतिक टूर की यादें हैं। क्या बात है, वहां के जो पहाड़ी गर्म पानी उसमें चावल पके, ये तो बड़ा ही रोमांचक दृश्य होता है। अच्छा, आप अभ्यारण्य से बाहर आ जाइए और जरा बर्फ के गोले की बात कर लीजिए, बचपन की गलियों में चलिए। अच्छा, वो तो फिर बड़ा ही खूबसूरत होता है। वहां तो छापक छैया का खेल होता है, इक्खड़ दुक्खड़ का खेल होता है, और आइसक्रीम, वो आइसक्रीम भी होती है जो बचपन में खाई थी, जो लकड़ी की उसमें होती थी, स्टिक में। सुनिए तो हमारे ये जो साथी हैं ये भी बहुत पहुंच गए हैं बचपन की गलियों में। कौन नहीं पहुंचना चाहेगा भाई। लिखते हैं कि बचपन में बर्फ का गोला तो बहुत बार खाया है। गोले वाले भैया की आवाज और रेहड़ी में टंगे घंटे की आवाज सुनकर कड़ी धूप हो फिर भी हम दौड़े दौड़े चले जाते थे। फिर हमारा सुथारी काम का धंधा हुआ करता था। बर्फ घिसने के लिए लकड़ी के रंधा का स्टैंड भी हमारे बड़े भैया बनाते थे, तो हम उस गोले वाले भाई से भी पहचान हुआ करती थी। अलग अलग फ्लेवर वाले शरबत या मावा में डुबोकर गोला खाने का टेस्ट कुछ और ही हुआ करता था। जाने कहाँ गए वो दिन। क्या बात है। देखिए ना, एक श्रोता लिख रहे हैं कि जेठ की दोपहरिया, आलू के गरम थपेड़े और बाहर रोड पर आती खटखट की आवाज और साथ में अजीब आवाज में उच्चारण, तरावट वाला गोला, शिमला है शिमला, बर्फ का गोला, और हम अपने 5 पैसे लेकर गेट पर जाते थे उस बर्फ का गोला खरीदने के लिए। कभी तो गार्जियन खरीदने देते और कभी कभी छुप कर खरीदते थे, क्योंकि वो बोलते थे कि इससे तुम्हारा गला खराब हो जाएगा। उस लाल पीले बर्फ के गोले डाली हुई रंग बिरंगी चाशनी के कारण हमारे दांत मुंह लाल पीले हो जाते। ये भी एक खुशी का पल होता था। उस समय वो 5 पैसे के बर्फ का गोला आजकल की महंगी से महंगी आइसक्रीम उसके सामने फीके हैं। और राजुल जी, आप यहाँ भी मुंबई में भी या और जगहों पर भी बर्फ का गोला आज भी मिलता है। मुंबई में समंदर के किनारे आपने जरूर खाया होगा। और ये जो बर्फ का गोला किस लिए खाया जाता है आजकल? गला खराब होने की कौन चिंता करता है? बर्फ का गोला खाओ और बढ़िया फोटो खिंचवाओ और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करो। यही हो गया फैशन आजकल। फोटो खिंचाने की बात हुई है तो देखो ना, इसी संदेश में आगे हमारे साथी ने लिखा है कि कभी कभी तो हमारे पास पैसे नहीं रहे और दूसरी दोस्त ने खरीदी है, तो कोई बात नहीं, एक बार तुम एक टुकड़ा काटो, एक बार हम। वाह क्या दिन थे। क्या बात है। और एक श्रोता ने लिखा है, बचपन वाला बर्फ का गोला खाने का अलग ही मजा होता था। कुछ लोग काला खट्टा डलवाकर खाते, कुछ लोग ऐसे ही गोला खाते। कुछ लोगों की तो आदत ये भी होती है कि अपना जूता गोरा मैं बहुत लोगों को करते देखा। हालांकि मैं अपनी बात करूं तो आइसक्रीम खाई है, लेकिन बर्फ का गोला कभी नहीं खाया। एक और साथी बता रहे हैं कि बर्फ का गोला बनाना बचपन की एक ऐसी आदत है जो हमेशा मुस्कुरा देते हैं जिसको याद करके। बर्फ का गोला हमें बचपन के दिनों में ले जाता है। दोस्तों के साथ बाहर खेलते थे और बर्फ के गोले बनाते थे और बड़ी मजेदार प्रक्रिया हुआ करती थी। हम बर्फ को इकट्ठा करते थे, उसे अपने हाथों में दबाते थे और उसे गोल आकार में बनाते थे और फिर अपने दोस्तों के ऊपर फेंकते थे और हंसते थे। एक ऐसा खेल था जो हमें बहुत आनंद देता है और बर्फ का गोला बनाने की यादें हमें अपने बचपन की मासूमियत और खुशी की याद दिलाती है। ये उस वाले गोले पर पहुंच गए हैं जो हमने अभी बर्फ जमी रहती है जो पहाड़ों पर, उस गोले तक पहुंच गए हैं। और एक और साथी कह रहे हैं कि गर्मी के दिनों में तपती धूप से राहत पाने के लिए बस कुछ ठंडा ठंडा पीने या खाने को मन करता है। ऐसे में बचपन वाला बर्फ का गोला भला किसे याद नहीं आता। बर्फ का गोला नाम सुनते ही बचपन की कई खट्टी मीठी यादें भी ताजा हो जाती हैं। बर्फ के गोले के रंग बिरंगे फ्लेवर सबके मुंह में पानी ले आते हैं। इसमें
काला खट्टा से लेकर गुलाब, आम, अनानास, संतरा जैसे कई तरह के अलग अलग स्वाद होते हैं। क्या बात है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में बर्फ का गोला तो बहुत बार खाया है। गोले वाले भैया की आवाज और रेहड़ी में टंगे घंटे की आवाज सुनकर कड़ी धूप में हम भागते थे। और एक श्रोता ने लिखा है कि यादें बचपन की बसी हैं और बर्फ का गोला बनाना बचपन की एक ऐसी याद है जो हमेशा हमें मुस्कुराने के लिए बाध्य करती है। तमाम तरह के श्रोता बर्फ के गोले से जुड़ी हुई यादें साझा कर रहे हैं। एक और साथी कह रहे हैं कि बातें बचपन वाला बर्फ का गोला है तो भाई बिकता तो अवश्य था उन दिनों रंग बिरंगी दुनिया को। सच में वो बर्फ का गोला ही अपने बचपन में दिखाया करता था। चिलमिलाती गर्मी में जो देकर बर्फ के उस गोले को खरीदा जाता, गांव में भी ये सुविधा रहती थी। फिर शाम की गर्मी कुल्फी दूर किया करती थी, किंतु ये सारे कार्य बड़ों के चोरी छिपे ही होते थे, उनके डांट डपट से बचते हुए। सच में वो भी बड़े अजीब दिन थे। माताएं साथ देती थी तो बीमार पड़ने पर पिताजी उनकी भी क्लास लिया करते थे। और एक श्रोता ने ये लिखा है कि बर्फ का गोला वाला चेहरा आज भी हमें याद है, मेरे दिमाग में छाया हुआ। जबकि उस टाइम मेरी उम्र 9 या 10 बरस हुआ करती थी और उस बर्फ के गोले को शेप देने के लिए कांच के छोटे से गिलास में बर्फ को बारीक पीस कर डाला जाता था और उसको दबाकर ठोस कर दिया जाता था। कांच के गिलास का आकार बन जाता था, फिर उसे बाहर निकाला जाता था। फिर उसमें हरा रंग, लाल रंग और पीला रंग, 3 रंग डाले जाते थे और बहुत ही अच्छा लगता था। वो दिन आपने हमें याद दिला दिया। और हमें तो वो दिन भी याद आ गए राजुल जी कि गर्मी की तपती दोपहरिया होती थी और लू चल रही होती थी। ऐसे में बर्फ का गोला तो नहीं, बर्फ के गोले जैसा ही वो आइसक्रीम वाला आता था जिसे मलाई वाला कहा जाता था। और चुपके से हम अपनी नानी को जगाते थे, सोती हुई नानी को कहते थे कि चलो वो वाला दूध मलाई वाली आइसक्रीम खरीद दो, तो वो लेके जाती थी। तब अनाज देकर आइसक्रीम खरीदी जाती थी। तो बचपन की ऐसी तमाम यादें हैं जिसमें डांट भी है, मनुहार भी है, ये खाने पीने की बातें हैं, छोटी मोटी नोक झोंक है भाई बहनों की, न जाने कितनी सारी बातें होती हैं। लेकिन अब बचपन है, आज का जो बचपन है, क्या वो सब बचपन बचा हुआ ऐसा लगता है आपको? बहुत मुश्किल है वैसा बचपन जी पाना आज के बच्चों के लिए, क्योंकि वक्त नहीं है और न ही जगह है। उनके सामने एक दूसरी दुनिया खुली है, बिल्कुल उनके सामने उसी में सब कुछ ढूंढते हैं, वहीं पर आंगन, चौपाल, चौबारा, वो सब कुछ स्क्रीन पर ही देख लेते हैं। देखो, एक हमारे साथी कह रहे हैं कि बचपन का ये जो बर्फ का गोला रंगीन शरबत वाला 10 पैसे में, आइस फ्रूट 20 पैसे में मिलता था, वो भी हर तरह का रंगीन, कभी लाल, कभी हरा, कभी पीला। फिर वो बर्फ का गोला नीचे कई बार गिर पड़ता तो हम भाई बहन कटोरी लेके आइस गोले वाले के पास खड़े होके खाते थे या आंगन में बैठ के खा लेते थे। और जो पहले खाए उसे कटोरी मांझ कर रखनी पड़ती थी, नहीं तो मार डालती थी। अब बचपन की इन्हीं बातों को सजोया गया है इस गाने में। सुनते हैं क्या है इस गाने में। सुजाता फिल्म का गीत है।
खूबसूरत थे बचपन के दिन, लेकिन अब घड़ी की सुइयां हमसे कह रही कि अब बचपन की यादों और बचपन के गलियारों से बाहर आ जाएं। बोलने बतियाने का बिल्कुल वक्त नहीं, ना ही गाना सुनवाने का। तो लेते हैं सभी श्रोताओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और राजुल का नमस्कार। सखी सहेली।